वर्षों पहले की बात है। एक गांव में कुंदन नाम का एक लड़का रहता था। कुंदन बहुत सीधा था और जब वह केवल 17 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ तो बचपन में ही चली गई थी, पिता ने पाला था। लेकिन जब वह 17 वर्ष का हुआ तो उसके पिता भी परलोक सिधार गए। आज तक कुंदन ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। बचपन में माँ मर गई और थोड़ी जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसके पिता उसे छोड़कर चल बसे। उसके पिता के मरने के बाद में एक धम्मू सेठ उसी गांव का रहने वाला कुंदन के पास आया और कुंदन से कहने लगा, कुंदन के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्जा लिया था। अब तो वह मुझे कर्जा वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा। तब कुंदन कहने लगा, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा। ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूँगा कुंदन। अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। और सुन, मजदूरी करेगा तभी तेरा कर्जा उतर पाएगा और मैं उसके बदले में तुझे पैसा भी नहीं दूंगा। कुंदन नादान था, इस वजह से वह धम्मू सेठ की बात आसानी से मान गया। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाता है तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, कुंदन धम्मू सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद धम्मू सेठ कुंदन को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। या ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत रहना वरना तेरी खैर नहीं। इतना ही नहीं, धम्मू सेठ कुंदन को खूब मारता पीटता भी था जैसे वह कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे कुंदन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और कुंदन धीरे धीरे 25 वर्ष का हो गया। एक दिन सुबह सुबह कुंदन को उठने में जरा देरी हो गई तो वह जल्दी से धम्मू सेठ के खेतों की तरफ भागने लगा और मन ही मन बड़बड़ाते हुए दौड़ रहा था। अरे बाप रे बाप, उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पर पहुंचता हूँ वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही कुंदन खेतों में पहुंचा वह देखता है कि धम्मू सेठ लाठी लिए हुए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर कुंदन बहुत घबरा गया। सेठ जी, माफ कर दीजिए, जरा उठने में देरी हो गई सेठ जी, आगे से ऐसी गलती कभी ना होगी। अच्छा, माफ कर दूं। अरे, एक बार माफ करूंगा तो तुझे बार बार यही गलती दोहराने की आदत पड़ जाएगी। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है कि तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूँ। इतना कहकर सेठ कुंदन लाल को बेरहमी से पीटने लगा। वैसे तो कुंदन हमेशा से ही मार खा लेता था क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन आज कुंदन सेठ जी को जवाब देते हुए कहने लगा, बस करिए सेठ जी, कितना मार पीट रहे हैं। शाम तक आप मुझसे खेतों में काम करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हो जाती है और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। भला इसमें मेरी गलती क्या है? सेठ जी कुंदन का जवाब सुनकर बौखला गए। ओ, तो तू चाहता क्या है? कुंदन, गलती मेरी है। अरे, तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जवाब लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेतों से, जब भूखा मरेगा तब तेरे समझ में आएगा। सेठ जी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू भर आए। वह कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। वैसे खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ कहकर भागने लगा। उसे भी नहीं पता था कि वह कहाँ भागकर जा रहा है, मगर कुंदन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौटकर आऊँगा, चाहे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा कुंदन एक जंगल के पास पहुंचा और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
अरे यह आवाज़ कैसी है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तब तो यह मुझे ही खा जाएगा। जैसे ही कुंदन झाड़ियों के पास पहुंचा, उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक हिरन था। कुंदन हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहने लगा, ओ तो तुम थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कुंदन के साथ कुछ देर हिरन खेलने लगा और फिर उछलता कूदता हुआ भाग गया। लेकिन तभी कुंदन की नज़र सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु बाबा पर पड़ गई। साधु बाबा बैठकर तप कर रहे थे। कुंदन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु बाबा मुस्कुरा दिए और प्यार से उससे कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। कुंदन साधु बाबा के बुलाने पर उनके पास पहुँचा। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहा है। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर आओ, वहाँ कुछ फल रखे हुए हैं, उसे खा लो। कुंदन साधु की बात मान लिया और झोपड़ी के अंदर कुछ फल उठाकर लाया। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल कुंदन को दे दिए। ये कुछ फल हैं बेटा, मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। कुंदन को यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा हूँ। बस यूँ ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा जरा अपना हाथ तो ला। कुंदन साधु बाबा की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी वह अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा दिया। कुंदन का हाथ साधु बाबा बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगे। वाह, तेरी तकदीर तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथों में देखी है बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। कुंदन को साधु बाबा की बात पर हंसी आ गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीरें पढ़ना आता ही नहीं। कुंदन की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिए। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी किस्मत तो किसी की ना हो और अब कहते हैं मेरी लकीर राजा और महाराजाओं जैसी है। मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब कुछ सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ रास्ते में खाने के लिए लेते जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, कुंदन साधु के दिए हुए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगा। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो गया था और कुंदन को एक गांव दिखाई दिया। गांव देखकर कुंदन को बड़ी खुशी हुई। आखिरकार गांव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच में नहीं सोना पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था वह, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। इतना सोचकर कुंदन गांव में इधर उधर किसी काम की जगह की तलाश में भटकने लगा कि तभी उसे हीरा लाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान दिखाई दी। हीरा लाल एक बुढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े ही प्यार से बातें किया करता था। कुंदन को देख वह उससे कहने लगा, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए? तुम यहाँ के लगते तो नहीं हो। नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम यह सब मिठाई के डिब्बे संभालने में मेरी मदद करो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, वह मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए हो बेटा। आओ बेटा आओ। कुंदन बड़े ही उदास मन से हीरा लाल की मदद करने लगा। हीरा लाल को भी कुंदन से बात करके बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रात होने पर हीरा लाल कुंदन को अपने घर ले जाता है
जहाँ सिर्फ हीरा लाल और उसका बेटा अनुज अकेले ही रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अनुज ने जब अपने पिताजी को देखा तो कहने लगा, अरे पिताजी, यह किस आदमी को उठाकर ले आए हैं? हीरा लाल ने कहा, आज रात यह आदमी यहीं पर रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है और तुम क्यों नहीं आए दुकान पर मेरी मदद करने के लिए? अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहता है। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, आवारागर्दी करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। खैर यह सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए पिताजी, खाना मैं बना दूंगा। कुंदन कहने लगा, रहने दीजिए, मैं ही खाना बना देता हूँ। आपने मुझे यहाँ रुकने को दे दिया, यही बहुत है। वाकई में तुम खाना बना देते हो बेटा। मैं खाना बनाना जानता हूँ, मेरे हाथ का खाना आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। कुंदन ने हीरा लाल और उसके बेटे का खाना बना दिया। तीनों एक साथ बैठ गए खाना खाने। हीरा लाल ने बड़े ही प्रेम से कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। कुंदन जब यह देखा कि हीरा लाल उससे इतने प्यार से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उन्हें गले से लगा लिया। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार भरी बातें की है, इसीलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। अच्छा अब चलो साथ में भोजन करो। इसके बाद वह सभी साथ में बैठकर भोजन कर लिए। अगले दिन सुबह सुबह कुंदन जल्दी उठा और सबके लिए नाश्ता भी बना दिया। आज उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। नाश्ता बनाकर उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी उठिए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और छोटे मालिक को भी उठा दीजिए। सेठ ने उठते ही कहा, अरे बेटा, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर लिया है। अरे ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, यह क्या सेठ जी लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा जी कहकर बुलाया करना। हीरा लाल की यह बात सुनकर कुंदन दंग हो गया। उसे बहुत ही अच्छा लगा। वह खुशी से कहने लगा, ठीक है चाचा जी। तब हीरा चाचा कहने लगे, अरे अनुज उठा नहीं, जा देख कुंदन। इतना कहकर हीरा अपने बेटे अनुज के पास पहुंचा और कहने लगा, उठ अनुज, देख कुंदन ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, खुशबू से सारा घर महक उठा है। हीरा लाल के कहने पर अनुज उठ गया। तीनों मिलकर नाश्ता करने बैठ गए। उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। अरे यह कैसी आवाज़ है? कुंदन कहने लगा, चाचा, लगता है कि महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए हैं। वह इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चल कर देखते हैं। हीरा लाल और कुंदन बाहर जाकर देखने लगे तो महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले इकट्ठा हो गए तो वह सैनिक कहने लगा, सुनो गांव के लोगों, राजकुमारी मैनावती अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी मैनावती से करवा देंगे। और हाँ, राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी मैनावती की शर्त को पूरा करना चाहता है, वह कल सुबह महल में पहुंच जाना। सैनिक की ऐसी बातें सुनकर गांव वालों में तो अफरा तफरी ही मच गई। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लिए, जबकि उन्हें यह तक पता नहीं था कि राजकुमारी की शर्त क्या है। कुंदन कहने लगा, सभी लोग राजकुमारी को पाने की इच्छा लिए सपना देख रहे हैं। न जाने वह कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब हीरा लाल यह सब सुना तो वह भी अपने बेटे से कहने लगा, अरे बेटा, क्यों ना तू भी कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, परंतु क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद कर ले। ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। क्या पता राजकुमारी मुझे देखकर मेरी सुंदरता पर मोहित हो जाएं और शर्त वाली बात भूल जाएं, मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएं।
हो सकता है वह मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो जाएं। कोई बड़ी बात तो नहीं है पिताजी, मैं इतना सुंदर हूँ कि वह मुझे पसंद ही करेंगी। वह ख्याली पुलाव पकाने लगा। तब हीरा लाल कहने लगा, अरे बेटा, असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा, मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो कुंदन, तुम भी इसके साथ कल महल में चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। ठीक है चाचा जी, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। इसी सोच में मैं वहाँ जाऊँगा। अगले दिन कुंदन अनुज के साथ महल में जाने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। अनुज ने कुंदन से कहा, देख रहे हो कुंदन भाई, इतनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब है। हाँ देखो कि किसकी किस्मत चमकेगी। आज थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले महल की तरफ पहुंच गए। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी मैनावती के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और एक दूसरे के साथ राज्य के कई लोग वहां पर उपस्थित हुए तो राजकुमारी कहने लगी, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो पूरी करेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। तो क्या आप लोग सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? उतने में से ही एक दूसरे राज्य का राजकुमार आया था। वह भी कहने लगा, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। तब राजकुमारी कहने लगी, आप सबने तो हमारे राजमहल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वह इस पूरे राज्य को तो क्या आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोंच तक नहीं लगनी चाहिए। आप लोगों को उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वह खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुने तो आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो गई। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर वापस लौट गए। अनुज भी डर के मारे वापस लौटने लगा, लेकिन कुंदन उसे रोकते हुए कहने लगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि उनके पीछे कुछ राज है। तब अनुज कहने लगा, अरे भाई, मैं पागल थोड़े ही हूँ जो जानबूझकर शेर के पंजे में कूदूंगा। कुंदन और अनुज भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसीलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखलाई तक ना देती थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगी, कुंदन को राजकुमारी मैनावती दिखाई देने लगी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कुंदन उन्हें देखते ही मोहित हो गया। लेकिन अनुज उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला गया। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही बच गए थे। तब राजकुमारी कहने लगी, देखा पिताजी आपने, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए और अब यह जो लोग बचे हुए हैं यह शेर को देखकर भाग जाएंगे। तब महाराज कहने लगे, बेटी, तुमने रखी भी तो शर्त ऐसी रखी है, लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है। लेकिन चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला और राजकुमार हो। यह नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर योद्धा इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में आ पहुँचे। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक आदमखोर शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मगर कुंदन की नज़र तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। मेरे पास अब खाने को है ही क्या, वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब थी कि कौन ही मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा।
वह ऐसा कुंदन सोच रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं एक बार यह शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच में चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आया, जो बचे खुचे राजकुमार और गांव वाले थे वह भी भाग खड़े हुए। अब सिर्फ कुंदन ही अकेला बच गया था। कुंदन को अभी भी वहां खड़ा देखकर राजकुमारी चौंक गई। अरे, यह तो गया नहीं। लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाहत हो। ठीक है, तो फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल दिए और कुंदन अंदर चला गया। अंदर शेर गुस्से में कुंदन को देखकर दहाड़े मार रहा था। कुंदन पहले तो उस शेर को देखकर डर गया, लेकिन वह हिम्मत बांधकर राजकुमारी को पाने के लिए पूरी कोशिश करने में जुट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे इससे लड़ने की जरूरत ना है, मैं इसे शांत कराकर भी घुटने के बल ला सकता हूँ। तभी कुंदन ने देखा कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून भी टपक रहा था। इसी कारण शेर और भी ज्यादा गुस्से में था। यह देखकर कुंदन सब कुछ समझ गया। कुंदन सोचने लगा, अभी इसकी किसी से लड़ाई भी ना हुई है और इसके पैर जख्मी हैं। यह तो पालतू शेर नहीं लग रहा है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल ही में यहाँ लाया गया है। कुंदन ऐसा सोच रहा था, तभी शेर गुस्से में कुंदन के ऊपर झपटा मारने लगा, लेकिन कुंदन वहाँ से हट गया और शेर के ऊपर कूदकर बैठ गया। इसके बाद कुंदन ने शेर के सिर को सहलाते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर कुंदन को अपने ऊपर से गिरा दिया और फिर से ऊपर झपटा मारने लगा, लेकिन इस बार भी कुंदन शेर की पकड़ से बच गया और वह शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगा। कुंदन के ऐसा करने से शेर वाकई में शांत होने लगा। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस ले जाऊंगा, उसी जंगल में जहाँ तुम रहते थे। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। कुंदन की यह सब बातें मानो सचमुच शेर सुन रहा हो। वह धीरे धीरे शांत होने लगा और घुटनों के बल बैठ गया, जैसे मानो वह कुंदन की बात को समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाने की इच्छा हो रही हो। कुंदन ने तुरंत अपने कुर्ते का छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उस शेर की चोट पर बांधने लगा। यह नज़ारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान हो गए। महाराज कहने लगे, बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वह सिर्फ हिम्मत वाला ही है, हिम्मत वाला नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। यह मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। इतना कहकर राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे उसके जंगल में वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही कुंदन को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, कुंदन राजकुमारी से एक सवाल करता है, और राजकुमारी जी, यह शेर पालतू नहीं था बल्कि जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि यह पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वह इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई हुई थी। वहां मैंने देखा कि घायल शेर अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे महल में ले आई, लेकिन यह अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाएं और मुझे विवाह भी न करना पड़े। मुझे लगा था कि कोई भी मेरी शर्त पूरी ना कर पाएगा, मगर आपने तो यह कमाल कर दिखाया है। सही कहा राजकुमारी। तब महाराज कहने लगे, बेटी, तुमने सही कहा है, तुम्हारा विवाह हम धूमधाम से कराएंगे। और कुंदन,
आप ही हमारे राज्य के नए महाराज बनेंगे। यह सुनकर कुंदन बहुत ही खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ देर सोच विचार करके कुंदन राजकुमारी से कहने लगा, लेकिन राजकुमारी जी, आप इस शर्त से बंधी हुई नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। कुंदन की यह बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है नौजवान। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थीं वह सब कुछ तुम में भरी हुई हैं, इसीलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी मैनावती का विवाह धूमधाम से कुंदन से हो गया। यह खबर सुनकर कुंदन का पुराना मालिक धम्मू सेठ का सिर तो चकरा गया और कुंदन के हीरा लाल चाचा तो बड़े ही खुश हुए। कुंदन नया राजकुमार बन गया और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगा। उसे साधु की बात याद आई और उसे सचमुच लगने लगा कि वह बहुत ही तकदीर वाला है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।